यस, हेलो स्टूडेंट्स। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी के जो लेक्चर्स अपलोड किए थे, लाइव क्लास दिया था, उसमें थोड़ी-सी टेक्निकल ग्लिच की वजह से नेट की दिक्कत आई, इस वजह से वो हो नहीं पाया। थोड़ा-सा ब्लर है, उसको मैं अपलोड करके मैं फिर से दोबारा उसको समझा देती हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि यस, तो आज मैं आपको एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी दोबारा से अपलोड करके बताती हूँ, बता समझा देती हूँ कि आप देखिए उसको। चाइल्ड साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। पिछले क्लास में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया था, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया था मैंने, और वो क्लियर भी है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर पाया जाता है, क्या अंतर होता है। कि ग्रोथ जो है वो बॉडीली चेंजेस है, और डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गन के चेंजेस हैं, और बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है, जो कि कभी खत्म नहीं होती। यही डिफरेंस मैंने बताया था। थोड़ा सा इसको मैंने दोबारा बता दिया है। इसके बाद हमने इसको फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से क्लियर किया था। ठीक है, तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम इस पे आते हैं एस्पेक्ट्स, मींस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रकार, कितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के अंदर, जिसको हमें आज अच्छी तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में समझना है। बाल मनोविज्ञान एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसी के माध्यम से बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और ये टीचर्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर को रेफर करता है, बताता है इसके बारे में, जिसमें हम मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स को समझते हैं। कि बच्चे के विकास में बच्चे की मसल्स, मांसपेशियां, हड्डियां और बॉडी के अदर ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, और उनकी कैसी भूमिका है, उसके लिए हमें क्या-क्या अच्छा करना चाहिए। It includes motor development, which means to gain better control over our bones, muscles, and other parts of our body, which help us to manipulate the environment. क्योंकि जब कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर को बनाना होता है, जिसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। बच्चे के विकास में, शारीरिक विकास में, हम मोटर डेवलपमेंट में बच्चे को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसको हम कई तरह से एक्सरसाइज के माध्यम से, रनिंग, वॉकिंग, सिटिंग, ये बहुत सारी चीजें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसी में हम देखते हैं कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। तो मोटर डेवलपमेंट जो है ये भी टू टाइप्स के हैं। मोटर डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। which involves gross motor development, which involves the development of the large muscles in the child's body। जो हमारे बच्चे के शरीर के लार्ज मसल्स होते हैं, उसको
हम डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप कराते हैं, वो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। दीज मसल्स हेल्प अस टू सिट, ग्लूटस, मैक्सिमस एंड मिनिमस। इसका मतलब है, आप मेडिकल साइंस को देखेंगे, उसके माध्यम से ये थोड़ा समझाया गया है कि ग्लूटस जो बैठने वाला हिस्सा होता है बच्चे का, पीछे पिछला हिस्सा जिसके ऊपर बच्चा बैठता है, तो उसकी मजबूती पे कितना ध्यान देना है कि बच्चे को, क्योंकि बच्चा बैठना नहीं चाहता है, क्योंकि बैठने में बच्चा थक जाता है। उसकी ग्लूटस को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या-क्या करना है कि बच्चे को बैठने के तरीके सिखाने हैं। किस तरह से बच्चा बैठे, राइट पोस्चर में कैसे बैठे। तो यही है हमारा ग्लूटस मैक्सिमस एंड मिनिमस। नेक्स्ट है स्टैंड, खड़ा होना। खड़े होने का भी तरीका है, इसमें भी मेडिकल साइंस की तरह बहुत सारे बाल मनोविज्ञान में बताया गया है कि रेक्टस फेमोरिस, फिर है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, कि बच्चे की जो मसल्स हैं, पैर की जो हड्डियां हैं और मसल्स हैं, इसको कितना मजबूत बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, इसको ध्यान देना है। फिर है वॉक, चलना, कितना तेज चलना है, कितना धीरे चलना है, किस रफ्तार में चलना है। रन, कितना दौड़ना है, कितनी तेजी से दौड़ना है, क्योंकि बच्चे चलते दौड़ते-दौड़ते गिर जाते हैं। हम लोग बार-बार बोलते हैं धीरे दौड़ो, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि कितनी रफ्तार में दौड़ना है, क्योंकि वो तो सब कुछ नया सीख रहा है नीचे धरती पर आकर जन्म लेने के बाद। Then come to the fine motor development. Fine motor development means which involves the small muscles of the body. इसमें जैसे हमें ग्रॉस मोटर में हमने देखा कि इसमें लार्ज मसल्स हैं, तो फाइन मोटर्स में क्या है, स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली हैंड। इसमें फाइन मोटर में सबसे ज्यादा काम करता है हैंड, हाथ, और हमारे आंख, हेड और ऊपर की बॉडीज पार्ट्स। जैसे कि दीज मसल हेल्प अस इन एक्टिविटीज लाइक, क्या क्या एक्टिविटीज में ये मदद करती हैं। फर्स्ट, राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है कि ग्रिप बनाना। जैसे बच्चों की क्या होती है, जो फिंगर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि बोन्स अभी न्यू है, अभी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो उसमें अगर हम वुडन पेंसिल, हेवी पेंसिल या पेन बच्चे को पकड़ा देंगे, तो उससे एक बोन्स पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत ही स्लाइटली, पता नहीं चलेगा, लेकिन एक गड्ढा-सा बन जाता है, और उस गड्ढे में फिर क्या होता है कि हैंडराइटिंग हमेशा खराब हो जाती है। बच्चा जब बड़ा होता है और जब लिखना शुरू करता है, तो वो एक गड्ढे का रूप ले लेता है बोन में, लिखने के फिंगर्स के बीच में, जहाँ पे हम पेन को होल्ड करते हैं। तो हमें उस वक़्त ध्यान देना होता है कि राइटिंग में हम बच्चे को सॉफ्ट पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, सॉफ्ट पेस्टल्स, इन सबको यूज़ करें। दूसरा, ड्राइंग करते समय ध्यान में क्या रखते हैं हम कि बच्चे की एट ए टाइम हैंड मूवमेंट एंड आईज मूवमेंट दोनों एक साथ होती हैं, कि बच्चा कोई चीज ड्रॉ करता है तो हेड एंड आईज मूवमेंट होती हैं और हैंड की मूवमेंट होती है। तो ये एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है कि बच्चा कितना फोकस्ड है अपने काम पे। इस पे हम ध्यान दे सकते हैं कि फोकस होके कोई काम करने से हमारा भी काम अच्छा होता है, तो बच्चों का तो अच्छा होगा ही, और हमें वही सिखाना है। हमारी प्राइम ड्यूटी यही है। नेक्स्ट है थ्रोइंग, कि बॉल को लेके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे थ्रो करना है, तो उसमें एक हैंड मूवमेंट, अब जो मैंने बताया था ना फाइन मोटर में हैंड का काम होता है, तो हैंड मूवमेंट की, हैंड से बच्चे ने बॉल को उठाया, हाथ में होल्ड किया और उसके बाद थ्रो किया एक पट्टी, तो उसकी आईज, हेड एंड हैंड तीनों ने एट ए टाइम वर्क किया, और ये बिल्कुल सही सटीक तभी होगा जब बिल्कुल फोकस्ड होगा वो। नेक्स्ट है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग की जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं बच्चों को टीचर्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, उसको बच्चा कितना ग्रास्प कर रहा है, कितनी अच्छी तरह समझ रहा है, या इधर-उधर देख रहा है, तो उसको सुनने के लिए, समझाने के लिए हमें बच्चे को मोल्ड करना होता है अपनी तरफ, आकर्षित करना होता है। नेक्स्ट, नंबर 2 इज कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ विकास, बौद्धिक विकास
It includes the development of our intellectual abilities such as thinking, reasoning, imagination, memory, and problem solving, etc. ओके, तो इस ये क्या-क्या चीज़ें बौद्धिक विकास में क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि एक थिंकिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोचना, बच्चा क्या सोचता है, उसके सोचने की जो कला है वो कैसी है? तो वो ह पूरी तरह से एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, पेरेंट्स पे और टीचर्स पे, स्कूल के एनवायरनमेंट पे, कि बच्चा कैसा सोचता है। उसके बाद उसकी तर्क शक्ति, रीज़निंग, कि सोच कर उस पे क्या तर्क करता है। क्या आपने कुछ बताया कि फैन क्यों चल रहा है, तो अब बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन तर्क करेगा कि फैन राइट से लेफ्ट में क्यों चल रहा है, लेफ्ट से राइट में क्यों नहीं चल रहा है। तो ऐसे तर्क-वितर्क बच्चा करता है। फिर है इमेजिनेशन, कि बच्चा इमेजिन कर रहा है कि वो एक स्पाइडरमैन बन गया, वो ही मैन बन गया। क्योंकि छोटा बच्चा जो है, न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंसी पीरियड तक इमेजिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, ये परियों की दुनिया में रहते हैं। तो इनकी इमेजिनरी वर्ल्ड बन जाती है जिसमें ये कई तरह के अजीबो-गरीब क्वेश्चन करते हैं जिसको हमें सॉर्ट करना चाहिए। अगर हम बच्चों के क्वेश्चन सॉर्ट नहीं करते, कई बार होता है पेरेंट्स बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ में मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं काम-काज में, और आजकल एक नया काम आ गया है मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें भी व्यस्तता बढ़ती जा रही है दिन-प्रतिदिन। तो जिसकी वजह से बच्चों की क्वेरीज़ को सॉर्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसी वजह से बच्चा सोचते हुए अगर कोई चीज़ उसकी पूरी नहीं हुई, उसकी क्वेश्चन, उसकी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो बाद में सोचना ही छोड़ देता है। इसलिए बच्चों को बच्चों के प्रश्नों का सही उत्तर, समझाइश वाला एक उत्तर ज़रूर बताना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी, याददाश्त, कि कुछ चीज़ आपने मंडे को बताया और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे किसी भी दिन आपने दोबारा उस एक्टिविटी को बच्चे को खुद करने के लिए जब बताया, तो उसकी मेमोरी में वो है कि नहीं, ये देखना। ये सब बौद्धिक विकास है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसमें आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ प्रॉब्लम हुई, छोटी-मोटी जो बच्चों की, कि अब उसका कलर जो है वो खुल नहीं रहा है या कलर उसका मिल नहीं रहा है। तो अपने आप बच्चा कैसे दूसरे कलर को एडजस्ट करता है कि रेड नहीं मिल रहा है तो पिंक कलर उससे मिलता-जुलता यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो बच्चा खुद प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट मानी जाती है। Next is language development. As we know that language is very much important for human life. मानव पूरी तरह से भाषा पर निर्भर है। भाषा के बिना व्यक्ति पशु समान माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास शब्द होंगे, शब्दकोश होंगे, शब्द का भंडार होगा, तभी हम कुछ अपनी बातों को किसी को बता पाएँगे। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। It in language development we acquire the ability to learn, use, comprehend and manipulate the skills of language. Yes, इसमें क्या होता है कि बच्चे के पास, बच्चे ने अगर तोतली भाषा का प्रयोग मोस्टली बच्चे करते हैं और उसको हम दोहराने लगते हैं, तो बच्चा उसी को कैरी फॉरवर्ड करता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की तोतली भाषा का सही रूप हमें बताना चाहिए कि पानी को वो पानी ही बोले, वाटर ही बोले, मम बहुत दिनों तक ना बोले। सही-सही शब्द बताना चाहिए। जैसे मैं भी अपने बच्चे जब छोटे थे, तो बच्चे तोतली बोलते थे और मैं उसको सही बोलती थी, तो बच्चा धीरे-धीरे सही बोलने लगा। तो ये एक टेस्टेड फ़ॉर्मूला है कि हम सही बोलेंगे तो बच्चा सही शब्द बोलने लगेगा। फिर है कि कॉम्प्रिहेंड, अब शब्दों को कॉम्प्रिहेंड करना, एक सेंटेंस में फ्रेम करना और कई सारे शब्द को एक साथ बोलना। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है कि बच्चा एक-एक वर्ड, एक-एक शब्द सीखता है और उसको फिर सेंटेंस फ्रेम करने लगता है। उसके बाद मैनिपुलेट द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज मीन्स कि हमने स्टोरी टेलिंग सेशन रखा स्कूल में, और स्टोरी टेलिंग सेशन में हमने स्टोरी सुनाई बच्चे को, और वो बच्चा स्टोरी अच्छी तरह अगर सुन लेता है, तो वो अब घर जाता है जब अपने, तो अपने पेरेंट्स को वो स्टोरी सुनाता है। तो मैनिपुलेट द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज मीन्स
कि कुछ शब्द जो उसने मिस किया, उसको वो अपने शब्द जोड़ता है उसमें और उसको मैनिपुलेट करके अपने उस कहानी को दोबारा सुनाने की कोशिश करता है और बताता है, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। मैनिपुलेट द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट। हाँ, भावनात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट refers to the ability to recognize, express and control our emotions. It comes under social development too. कि भावनात्मक रूप से बच्चा कैसे एक्सप्रेस करता है, रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों को, कि अपने किसी दादा-दादी, नाना-नानी से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, तो बच्चा उनको पहचान लेता है, दोबारा फिर मिलता है तो उनके लिए वो इमोशनल होता है। अपनी भावना को फिर क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, बताता है कि मुझे इनके पास जाना है, इनके पास रहना है। अच्छा, फिर अगले ही पल बच्चे को हम कैसे इमोशनल कंट्रोल भी सिखाते हैं, कि हम बोलते हैं कि ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम फिर आएँगे या उनको बोलते हैं कि आप आएँगे, हम ये चीज़ कोई खिलौना ही दोबारा हम दिलाएँगे। तो अब बच्चे के इमोशन पे हम कंट्रोल करना सिखाते हैं उसको, ये चीज़ उसको एट अ टाइम ना दिलवाकर या ना दे पाएँ तो। इट कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट टू, ये एक सामाजिक विकास भी है। Then come to social development. It is the ability to accommodate oneself according to the needs, values, and norms of society, such as cooperation and leading healthy relations with people in our surrounding. ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, सोशल डेवलपमेंट कराना बच्चे को। जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, तो वो सोशल डेवलपमेंट जल्दी करता है, कि उसकी जो कुछ नीड्स है, ज़रूरत है, उसको पूरी करना। अच्छा, वैल्यूज़ की एथिक्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि मैं चोरी नहीं करता। चोरी करना अच्छी बात नहीं, किसी का सामान लेना अच्छी बात नहीं। जैसे कि बच्चा चोरी बिल्कुल नहीं करता, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं सामान चोरी कर लूँ। उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ले लेता है, लेकिन उसको जब घर में समझा दिया जाता है या स्कूल में टीचर समझा देते हैं कि ये वैल्यूज़ के खिलाफ है, नहीं करना है ऐसा, तो बच्चा उसको मान जाता है और फिर दोबारा नहीं करता। इसी क्रम में हम देखेंगे कि नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, इसमें क्या होगा कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, एयर ट्रैवल या ट्रेन ट्रैवल, बस बाय रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय बच्चा खेल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, तो उस समय सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करता है कि बच्चा एक जगह बैठता है और धीरे-धीरे बोलता है, ज़ोर से चिल्लाता नहीं है। तो ये एक बहुत ही सोशल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चा कोऑपरेट करना हम सिखाते हैं कि नहीं, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमें ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, अगले 5 टू 6 आवर्स। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में ये चीज़ डेवलप होती है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, इसको बच्चा सीख जाता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लीडिंग रिलेशंस जीता है अपने आस-पास के लोगों के साथ, सबके साथ कंफर्टेबली रहना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज़ मोरल डेवलपमेंट। Moral development is a part of social development, which means the development of one's ability to make decisions about right and wrong. कि हम जैसे आज के परिवेश में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो हम बच्चों को कहीं नेबर के पास भी भेजने से डरते हैं, तो हम बच्चे को इसके लिए सिखाते हैं, समझाते हैं कि आपको किसी से कोई चॉकलेट नहीं लेना, कुछ किसी के घर नहीं जाना, स्कूल से अपने पेरेंट्स के साथ ही आना है, स्कूल बस में ही बैठना है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें आजकल सिखानी ज़रूरत हो गई है आज के एरा की। दिस इज़ द डिमांड ऑफ दिस एरा। तो हम बच्चों को सही और गलत का फैसला करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चे के साथ किसी के भी पेरेंट्स पूरे जीवन नहीं रह सकते, ना टीचर्स रह सकते। इसलिए हम बच्चे को ही ऐसा ट्रेन करते हैं कि बच्चा कहीं भी जाए तो हमारी टीचिंग्स, हमारी ट्रेनिंग उसके साथ रहे और वो सही और गलत का फैसला सही-सही कर सके।
और हमेशा सेफ रहे। तो ये हो गई बच्चों की मोरल डेवलपमेंट। देन मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। हाँ, अब फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले होता है हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं वंशानुगत गुण। वंशजों से मिला हुआ गुण जो पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का होता है कि उनके वंशजों के जो गुण हैं वो बच्चों में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। दैट इज फॉर श्योर। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। इसका मतलब है कि जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, माता पिता, ये हो गए बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो इनके जो कुछ गुण होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गुण, कॉन्स्टिट्यूट उनके अंदर की कोई जो गुण है या अवगुण। तो कुछ किसी की नजर में कोई चीज अवगुण होता है, किसी के लिए वो गुण होता है। तो जो भी है, जो मदर और फादर के गुण आते हैं बच्चों में, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। Okay, then come to the third point, that is intelligence, बौद्धिक, बौद्धिक फैक्टर्स कि बौद्धिक रूप से बच्चे के बच्चे को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं ये बौद्धिक होते हैं कि बुद्धि के रूप में बच्चा क्या लेता है, क्या सीखता है, हेरिडिटी से, बायोलॉजिकल पेरेंट से और एनवायरनमेंट से। तो उसकी इंटेलिजेंस उस ढंग की होती है। सेम इसी तरह इमोशनल फैक्टर्स में भी है कि एनवायरनमेंट से, हेरिडिटी से, बायोलॉजिकल फैक्टर्स से जो लेता है या आसपास जो देखता है, उससे बच्चा इमोशनल अटैच्ड हो जाता है या डिटैच्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशल नेचर। सोशल नेचर मीन्स सामाजिक प्रभाव, जिसको बोलते हैं कि स्वभाव, स्वभाव या प्रभाव, समाज का जो भी स्वभाव होगा या प्रभाव होगा उससे भी बच्चा अफेक्टेड होता है, उससे भी बच्चा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ओके, इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसमें कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट, क्रो एंड फ्रॉब्स, ये सब मानते हैं कि इसको 5 पार्ट्स में, 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाए। तो इसी क्रम में हम समझते हैं। यहाँ पे 5 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले है प्रीनेटल पीरियड, जो कि माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई माँ अपने बच्चे को कंसीव करती है, माँ के गर्भ में, मदर्स वॉर्म में बेबी आता है, तो बच्चे का मेडिकल साइंस ने बता रखा है कि सबसे पहले हेड बनता है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान इसी पे काम करता है। हेड बनता है बच्चे का। तो इसके लिए जैसे आप डॉक्टर्स के पास प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं, तो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और इस तरह के जो भी उनको रिक्वायरमेंट होता है बॉडी के लिए, बच्चे को वो टैबलेट्स उनको मिलती हैं, फॉलिक एसिड, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम एक चीज जो उसके मानसिक विकास का है, वो हम इग्नोर करने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो वो इग्नोर नहीं करना है। प्रीनेटल पीरियड में ही 9 महीने में जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी, इसी तरह हर बच्चा माँ के गर्भ में कंसीव होने के साथ ही सुनना शुरू कर देता है और समझना शुरू करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज। नेक्स्ट इज इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेके 2 साल तक का होता है। और उसमें क्या है कि सेंसेस आर टीचर्स,
कि हमारे सेंस जो हम सेंस कर रहे हैं, जो बच्चा सेंस कर रहा है, उसी को वो टीचर मानता है अपना। जो-जो वो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या-क्या हैं, तो उन्हीं सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से बच्चा सेंस करता है और वही उसके उस समय टीचर होते हैं। नेक्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ 2 टू 6 इयर्स, जिसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। प्री स्कूल एज इसलिए कि 2 से लेके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं। बहुत सारे इंडियंस ऐसा मानते हैं कि नहीं, बच्चा 2 साल में कुछ नहीं सीख सकता, वो 5 साल के बाद ही सीखता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाल मनोविज्ञान इस चीज़ को मानती है कि 18 महीने का बेबी, जैसे 18 साल में गवर्नमेंट ने वोट डालने का प्रावधान रखा है कि 18 साल में एक जो बच्चा है वो समझदार हो जाता है, वो मताधिकार का अधिकारी बन जाता है, वोट डाल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं 18 साल में। तो ऐसे ही 18 महीने का बच्चा मीन्स 18 मंथ्स का बेबी अप टू 2000 वर्ड्स सीख सकता है। 2000 वर्ड सीख सकता है। सुनने में कितना आश्चर्यचकित करने वाला अ अ, प्रश्न या जवाब है ये, आंसर है, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही है ये। लेकिन ये सच है कि 18 महीने का बच्चा, उसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी स्पीड होती है, जैसे इन्फेंसी पीरियड में बढ़ने की ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है, हाई स्पीड में, इसी तरह ग्रास्पिंग पावर भी बहुत हाई स्पीड में होती है। तो 18 महीने का बेबी जो है वो 18 मंथ्स का ओनली बेबी 2000 वर्ड्स सीख सकता है, ग्रास्प कर सकता है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लेट चाइल्डहुड फ्रॉम 7 टू 11 इयर्स। इसको 12 इयर्स भी माना गया है कि 6 टू 12 माना जाता है लेट चाइल्डहुड, 7 टू 11 इयर्स यहाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। इसको गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज क्यों कहते हैं कि गैंग, गैंग पता है ना आपको कि गुट बनाना, तो गुट बनाने की प्रवृत्ति बच्चों में इस एज में बहुत ज़्यादा होती है कि अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में। क्यों? क्योंकि उसको जो भी वो करता है, घर में क्या खाया, क्या देखा, क्या मूवी देखी, कहाँ घूमने गया, क्या पेरेंट्स ने बोला, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास दोस्त होने चाहिए। इसलिए बच्चा इस एज में बहुत दोस्त बनाता है, इसलिए इस एज को कहा जाता है गैंग एज। नेक्स्ट है एडोलसेंस, जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था, पेनफुल एज, टीनेज। इसको टीनेज इसलिए कहते हैं क्योंकि 13 टू 19 इयर्स तक इसको माना जाता है कि एडोलसेंस एज है, जिसमें टी डबल ई एन की स्पेलिंग 19 तक आती है। तो इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है। और इसमें बच्चा पेनफुल एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा बहुत ही दुविधाओं में होता है, बहुत ही असमंजस की स्थिति होती होती है इसमें, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि हम अपने बच्चे को कहते हैं स्कूल में भी और घर में भी कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, यू आर इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि इस एज में तो तुम्हें हर चीज़ आनी चाहिए, हमें तो ये आता था, हमें तो वो आता था। हम अपने एग्ज़ाम्पल्स और लोगों के एग्ज़ाम्पल्स पुट करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा अपने आप को जब बड़ा समझने लगता है, मम्मी पापा की तरह बिहेव करने लगता है, बॉय गर्ल, तो वो पूछता है बाहर जाना है, मुझे ये काम करना है, मैं जाऊँ, ये करूँ, तब हम बोल देते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो, समझदार हो, तुम तो फूलिश हो। तो बच्चा क्या है, बहुत ही असमंजस की स्थिति में आ जाता है, बहुत ही दुविधा रहती है कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट, इन्फेंसी जो मैंने बता दिया कि बर्थ टू 2 इयर्स है, इसमें क्या-क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एज, इस एज में लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड ट्रांजिशंस फ्रॉम अ डिपेंडेंट टॉडलर टू एन एक्टिव चाइल्ड। इसमें क्या होता है, बच्चा चाइल्ड से एक बिल्कुल डिपेंडेंट बेबी से वो टॉडलर से एक्टिव चाइल्ड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है ही और शी इज नाउ एबल टू क्रॉल एंड वॉक।
अब क्या होता है कि बच्चा इस एज में क्रॉल करके और थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे कदम बढ़ाकर वॉक करना शुरू कर देता है। Then, in terms of physical development, the stage of infancy records the most growth. जो मैंने अभी ऊपर बताया कि इस एज में ग्रास्पिंग पावर, बढ़ने की ग्रोथ की स्पीड, ये सब काफ़ी हाई होती है। इसलिए इसको बोलते हैं इन्फेंसी रिकॉर्ड्स द मोस्ट ग्रोथ। Then come to early childhood, that is 2 to 6 years. In this stage, children spend a lot of time playing with toys. बच्चा इस एज में पता ही है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस एज में बच्चा किसी ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं होता, वो लर्निंग वाले स्टेज में नहीं होता, वो होता है लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल-खेल में पढ़ना। तो उसका ये प्री स्कूल का एज होता है जिसमें बच्चा सिर्फ़ खेल-खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, समझता है। उठना-बैठना, ग्लट्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब चीज़ें उसकी आती हैं। देन चिल्ड्रन आर सेल्फ सेंट्रिक। हाँ, ये बहुत होता है कि बच्चा सेल्फ लव इसको बोलते हैं कि बच्चा खुद से बहुत प्यार करता है और वो सेल्फ सेंट्रिक होता है। उसको लगता है कि सिर्फ़ मैं ही प्यारा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मुझे ही सब प्यार करें और अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहता अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, जो भी उनके साथ रहते हैं। देन इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस एज में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो मैंने पहले बताया कि बच्चा तोतली बोलता है और उसको सही करके बोलना टीचर्स का काम है, हमारा काम है। Then late childhood, that is 7 to 11 years. Here, a child joins the traditional system of education. अब क्या आ गया बच्चा इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एंटर कर गया, which is why this stage is known as elementary school age. Then this stage is also known as the troublesome age. Troublesome age इसलिए कि बच्चा गैंग में रहना चाह रहा है, बहुत सारी चीजें जान चुका है और उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास माइलस्टोन होते हैं सीखने के लिए। देन चिल्ड्रन डिवोट मोर टाइम टू देयर पीयर ग्रुप। ये भी मैंने बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दोस्त चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिंस। बच्चे को क्रिएटिव वर्क में बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। उनकी जो क्रिएटिविटी की पोटेंशियल होती है उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, बहुत स्पीड पकड़ लेती है। इसलिए इस एज में बच्चों को स्कूल्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स बनाने में सीखना चाहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। Then come to the next point, that is adolescence और puberty means किशोरावस्था, जो कि मैंने टीनेज बताया था 13 to 19 years. Adolescence is the stage of stress and storm. Yes, स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल बहुत बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि ये एज जो है बहुत स्ट्रेस का होता है और तूफान चलती है दिमाग के अंदर। शरीर में इतना ताकत हो जाता है कि ताकत में भी, शरीर में भी तूफान होता है। तो इस एज को कहा जाता है, इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इसलिए बॉयज़ को अधिक से अधिक बहुत हार्श गेम खेलने भेजना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या है, घर में उनकी अगर ताकत लूज़ नहीं हो पाती, रिलीज़ नहीं हो पाती, तो बच्चा घर में फिर रिवॉल्ट करता है, चीज़ें तोड़ता है, लड़ाई करता है। इसलिए इस एज में बच्चे को हमें स्ट्रेस फ्री रखने के लिए गेम्स वगैरह में इंडल्ज कराना चाहिए। देन इसलिए स्कूल्स में बड़े-बड़े बच्चों की मंथ में और वीक में मीन्स 3 डेज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पीरियड होता है और घर पे भी बच्चे शाम को मोस्टली खेलते ही हैं। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, जो मैंने बताया था कि बच्चा दुविधा में जीता है।
At this stage, adolescents faces many social, biological and personal changes, जो कि बच्चों में देखा जाता है कि गर्ल्स का पीछे का हिस्सा बहुत ही ब्रॉड हो जाता है और बॉयज का जो वोकल थ्रॉट है, जो आवाज है, वो बदल जाती है, बियर्ड्स आने लगते हैं, मॉस्ट्रिच आने लगते हैं और शोल्डर बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, कंधा चौड़ा होने लगता है। ऐसे ही गर्ल्स में भी कई तरह के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो आप जानते ही हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल चेंजेस। नेक्स्ट, this is the transitional stage where a person transitions from a child to an adult। ये है, इसको ट्रांजिशनल एज इसलिए स्टेज इसलिए कहा जाता है कि इसमें बच्चा बच्चे से बच्चा बच्चा नहीं रहता, बच्चा बच्चे से एडल्ट बन जाने के रास्ते पे होता है। एडोलसेंट्स फेसेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है स्कूल्स के लिए और घर के लिए, परिवार के लिए, कि इस एज में बच्चा बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहता, वो हर बात अपनी मनवाना चाहता है। सोसाइटी, घर, परिवार, समाज के विचारों से बिल्कुल अलग चलना चाहता है, अनभिज्ञ होता है, अपने विचारों को अच्छा मानता है। देन दे बिकम एग्रेसिव, बहुत गुस्सा आता है इस स्टेज में बच्चों को, एडोलसेंट में, किशोरावस्था में बहुत ही गुस्सैल होते हैं बच्चे, हर बात पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इन दिस स्टेज थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल, इनके थॉट्स जो होते हैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब मिले-जुले होते हैं, अजीबो-गरीब भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, सही भी होते हैं। बच्चे अपनी ही बात रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट्स, हिंदू फैमिली है तो पेरेंट्स ने बोला कि जाओ आप, शिवरात्रि है, जल चढ़ा के आओ। बच्चा इसको मानेगा कि नहीं, इससे पानी वेस्ट हो रहा है, दूध वेस्ट हो रहा है, ऐसा गल करना ठीक नहीं है। अपने लॉजिक, तर्क शक्ति से इसको बताएगा। मुस्लिम फैमिलीज़ में है कि आप बच्चे को बोल रहे हैं कि आप नमाज़ अदा करो, बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मतलब अपने-अपने लॉजिक्स रखता है बच्चा। सिख फैमिली में है कि पगड़ी नहीं रखना चाहता कोई बच्चा, बोलता है कि मैं हेयर स्टाइल रखूँगा, हेयर स्टाइल में रहूँगा, स्टाइलिश लगूँगा, दिखूँगा। तो ऐसी अलग-अलग बच्चों के अंदर लॉजिक्स चलती रहती हैं। अब आप नीचे देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी। मान मन बाल मनोविज्ञान में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरह देखिए, समझिए। इन्फेंसी जो मैंने बताया था, शैशवावस्था, जिसमें 0 टू 2 इयर्स में ट्रस्ट, मूवमेंट, स्पीच बेसिक्स जो सीखता है, मैंने सब बताया ही है। देन अर्ली चाइल्डहुड में 2 टू 6 इयर्स में प्ले, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, ये चीज़ें बच्चे ग्रास्प करते हैं। इसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं, ये भी बाल्यावस्था है, मिडल चाइल्डहुड। इसमें आप देख रहे हैं 6 टू 12 इयर्स है। लर्निंग, फ्रेंडशिप बताया था, गैंग एज, सेल्फ एस्टीम, अपने में खोए रहना, अपनी बातों को समझने की कोशिश करना। देन ये आ गया वो बच्चा जो बच्चे से एडल्ट में जाने की स्थिति में होता है, दैट इज़ एडोलसेंस, 12 टू 19 इयर्स। 18 ईयर यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में होना चाहिए 13 टू 19 इयर्स। तो ये टीनेज होगा, पेनफुल एज इसलिए कहते हैं इसको। आइडेंटिटी एब्स्ट्रैक्ट्स, थिंकिंग, इंडिपेंडेंस, आज़ादी में रहना, अपनी बातों को मनवाना, सोचना, ये इसमें इस एज में एक बहुत ही बड़ी चैलेंजेस होती हैं। इसी में पढ़ना भी होता है, करियर भी बिल्ड करना होता है, तो ये बहुत ही पेनफुल एज होता है, बच्चों में हर तरह से चेंजेस आते हैं। तो ये हमने समझ लिया स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी इसमें जो भी आपने ऊपर पढ़ा, उसमें आप मुझे, जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस स्टेज में जो मैंने अभी तक पढ़ाया, कि क्रिएटिव
एज किसको कहा जाता है? विच एज इज कॉल्ड द क्रिएटिव एज? ठीक है? और ये आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आप मैसेज करके बता सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली समझने की कोशिश करना है। ठीक है? और जो हमने अभी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने जो भी देखा, उसको आप अलग से चार्ट पे लिख लेंगे। लिखने से क्या होगा कि आपको जब भी आप कॉपी ओपन करेंगे, तो आपको वो दिखाई देगा, तो आपका वो एक रिवीज़न काइंड ऑफ रिवीज़न होता रहेगा। ठीक है? तो उसी ढंग से इसको आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। ओके, गुड बाय।